पे शायद हमने कोलिजन किया था बेटा, कोलिजन में ही बात करेंगे। कोलिजन में इलास्टिक कोलिजन किया था, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कर लिया था हम लोगों ने। और परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन 1D में किया था और ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसके न्यूमेरिकल किए थे, जो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, आप इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम थोड़ा सा इस पर बात कर लिया जाए, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन इन 2D बेटा। 2D में बात करेंगे बेटा, 2 डायमेंशन में इसके बात करते हैं, और इसे हम ऑब्लिक कोलिजन भी कह सकते हैं। जैसे आप लिखें तो ऑब्लिक कोलिजन भी कह सकते हैं, राइट। तो अब आप ऐसा करिएगा, देखो हम ऐसे मान रहे हैं, देखिए आप इसमें कि एक बॉडी मान ली ये है, इसका मास m1 है, ये u1 वेलोसिटी से बेटा आ रहा है और x एक्सिस पे जा रहा है। सपोज एक हम ऐसे मान लेते हैं, एक पार्टिकल ये है, ये m2 है, ये सपोज इस वेलोसिटी से जा रहा है u2 से, और दोनों की इस जगह जाके टक्कर हुई, मतलब ये आया और टकरा गया। टक्कर के बाद क्या हुआ, ये बिफोर कोलिजन, ये बिफोर कोलिजन आपको दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली बिफोर कोलिजन। ये स्थिति आपको दिख रही है कि क्या है भाई, है ना बेटा। आफ्टर कोलिजन मान लें कि इन दोनों की टक्कर हुई और इस पॉइंट से एक जो है, इसे आप ये मान लीजिए कि एक पार्टिकल जो है m1, आप इसे मान लें m1, ये जो था m1, ये अगर मान लें v1 वेलोसिटी से इधर चला गया और m2 जो है v2 वेलोसिटी से m2 v2 वेलोसिटी से इधर चला गया, राइट। ऑब्वियसली बात, देखो बेटा इस लाइन पे आ रहे थे, टक्कर हुई, ये इधर गए यहाँ पर। तो जब ये इधर जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा एक बात क्या आती है, सपोज ये इधर की ओर आए और ये गए, तो अगर ध्यान दीजिएगा सपोज m1 v1 वेलोसिटी से इधर गया, m2 इधर गया, तो इनके बीच में कुछ एंगल आपको दिख रहा होगा। तो मान लीजिए ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है, इस पर ही चले गए, और ये स्थिति आफ्टर कोलिजन है, ठीक है बेटा। डायग्राम की थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो ये बना लेते हैं, m2 u2 है, इनकी टक्कर हुई, इन दोनों की टक्कर यहाँ हुई, टक्कर के बाद ये आ गया, ये आफ्टर कोलिजन है। तो अब आपके मन में आएगा सर निकालना क्या है। हम लोग ऐसा करते हैं बेटा, इक्वेशंस बनाते हैं, और इसमें क्योंकि 2D में है बेटा, देखो चीजों के कंपोनेंट x एक्सिस पे भी y एक्सिस पे भी आएंगे। तो आपको पता है कि कोई भी कोलिजन हो बेटा, एनी काइंड ऑफ कोलिजन इज देयर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता है। तो अगर आपको इसमें दो अननोन दिए जाएं बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, x एक्सिस पे अलग, y एक्सिस पे अलग, रिजल्ट आ जाते हैं, ठीक है। तो हम, अब तुम कहोगे कि सर निकालना क्या चाहते हैं, चलो भाई v1 v2 निकालते हैं। हालांकि अननोन तो θ1 θ2 भी हैं, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन, 4 ना बन पाएंगे भैया इक्वेशन। अगर आप चाहोगे तो 3 इक्वेशन बनेगी। तो पहले तो आप देखिए, कोलिजन से पहले ये स्थिति, कोलिजन के बाद ये स्थिति है, तो पहले हम लगाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा ये हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा, फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, हम देखो बेटा ये 2D में जा रहा है, जरा आफ्टर कोलिजन देखिएगा। आफ्टर कोलिजन क्या है, देखो ये m1 v1, ये लीनियर मोमेंटम है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा m1 v1 cos θ1, इधर की ओर कंपोनेंट बेटा इसी का ही आ जाएगा इस तरफ, दैट वुड बी इक्वल टू m1 v1 sin θ1, ये आएगा। इसका कंपोनेंट बेटा x एक्सिस पे आएगा, देखो m2 v2 cos θ2, और इसका एक कंपोनेंट y एक्सिस पे आ जाएगा बेटा m2 v2 sin θ2, ये आया बेटा, ठीक है। तो ये कंपोनेंट आया, तो हम बेटा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम x एक्सिस पे अलग लगाएंगे, y एक्सिस पे अलग लगाएंगे, ये y एक्सिस है, ठीक है। x पे अलग, y पे अलग, ध्यान रखना बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो क्या कहता है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस, हम पहले बात करना चाहते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस नियम तो बेटा वही है, क्या, लीनियर मोमेंटम अलोंग x एक्सिस p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल। थोड़ा अलर्ट होइएगा क्योंकि छोटी मोटी मिस्टेक हो सकता है, तुम्हें याद होगा जब x एक्सिस पे डील करेंगे तो y एक्सिस पे चीजों को भूल जाएंगे। देखिएगा इनिशियल मोमेंटम अलोंग x एक्सिस क्या है, देखो इसका मोमेंटम सिर्फ x एक्सिस पर है, m1 vu1, तो ये है m1 u1। लेकिन अगर आप इसका देखो तो इसका मोमेंटम तो सिर्फ y एक्सिस पर है, x एक्सिस पे इसका कोई हिस्सा नहीं है, तो इसका तो मोमेंटम जीरो आ गया। तो यानी x एक्सिस पर टक्कर से पहले, यानी कोलिजन से पहले सिर्फ ये x एक्सिस पे मोमेंटम है।
अब आइए टक्कर के बाद। देखो बेटा, इसका लीनियर मोमेंटम है m1v1, लेकिन इसका x कंपोनेंट है m1v1 cos थीटा 1। तो आप लिख लो, फाइनल पे क्या लिख दोगे, m1v1 cos थीटा 1। इसका देखो मोमेंटम m2v2 है, इसका x कंपोनेंट है m2v2 cos थीटा 2, तो ये आ जाएगा m2v2 cos थीटा 2। डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखिएगा। देखो बेटा, ये दोनों दाहिनी तरफ है इसलिए प्लस लिए गए हैं, ये भी दाहिनी तरफ था इसलिए प्लस लिया गया है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आ गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्स एक्सिस के अलावा वाई एक्सिस पे लगाएंगे। अब हम लगाएंगे अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे हम इसे लगाते हैं। ऑब्वियसली बात है बेटा, वही पी फाइनल और पी इनिशियल सेम होंगे, पी इनिशियल और पी फाइनल सेम होंगे। पी इनिशियल और बेटा देखो, टक्कर से पहले इसका वाई एक्सिस पे तो कोई मोमेंटम नहीं है, सिर्फ एक्स पर है, सिर्फ इसका है। वो कितना है, m2u2। तो देखो इनिशियल मोमेंटम है m2u2 इक्वल टू, अब आ जाइएगा m1 का फाइनल मतलब कोलिजन के बाद। देखो इसका लीनियर मोमेंटम m1v1 है, इसका y कंपोनेंट ये है, ऊपर की तरफ है तो प्लस से लिखो m1v1 sin थीटा 1, राइट। और देखो ये इसका मोमेंटम है m2v2, इसका y कंपोनेंट ये है बेटा, ये नीचे है तो माइनस में लिखेगा, माइनस m2v2 sin थीटा 2 आया। तो आई मीन टू से बेटा ध्यान रखना, अगर किसी न्यूमेरिकल में आपके एक या दो अननोन दें या दो अननोन तक, इन्हीं क्वेश्चन से काम चल जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम तुम्हें पॉसिबल इक्वेशंस एंड रिलेशन बता रहे हैं, तो हम तुम्हें पता है बेटा कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती, तो हम उसे भी यहाँ लगा सकते हैं। तो आप ये दो इक्वेशन लिख लिए हो तो जरा समय पॉज ले रहा हूं, आप बना लीजिए, थोड़ा स्पेस बनाएंगे। ठीक है, बढ़िया। तो अब हम जानते क्या लगाएंगे, अब हम इस पे लगाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सेकंड विल बी बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये लिखा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बात, के इनिशियल इक्वल टू के फाइनल। अब के इनिशियल क्या है बेटा, ध्यान रखिएगा, लीनियर मोमेंटम जो था वेक्टर था, तो हमने एक्स और वाई एक्सिस का ध्यान रखा। काइनेटिक एनर्जी स्केलर है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा आता है। तो आप देखिएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। एक्स वाई एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा आप यहां पर लिख देते हैं। देखो ये क्या आ जाएगा, ये बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर। टक्कर के बाद देखो बेटा, ये चाहे जिधर जाए काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m1v1 स्क्वायर ही हुआ, हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर आया। हाफ हाफ कैंसिल कर दीजिएगा, तो ओवरऑल फार्मूला बेटा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये तीसरी इक्वेशन बन गई। तो बेटा अगर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन 2D में आए, दो अननोन हो, यहीं तक इक्वेशन बना के सॉल्व करिए आंसर आएगा। तीन अननोन हो तो यहां तक बढ़िए, ये आएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन तीनों इक्वेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें तीन अननोन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लो। अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस आता है, उसे लेंगे। ठीक है, आप इतना नोट कर लें, तीन इक्वेशन तक आप आते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, अब इसे भी हटा रहे हैं। यहां पर देखना, सारा चीज दिमाग में रखिएगा, डायग्राम। हमें इक्वेशन जो इस्तेमाल करनी है आपने लिख लिया है, तो बस ये करेंगे। तीसरी हम इक्वेशन जो इस्तेमाल करेंगे बेटा वो हम ये करेंगे, दूसरी और ये पहली, ये तीन। तो हम इन तीन इक्वेशंस का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज दिस, सेकंड इज दिस, actually we are going to use 1, 2 and 3 equations for the next important case. Okay, here actually we got three equations. One is by law of conservation of linear momentum along x-axis. This is obtained due to the law of conservation of linear momentum along y-axis, and this is obtained by the law of conservation of kinetic energy in perfect elastic collision.
एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट केस, केस कहिए, कंडीशन कहिए, ये क्या। अब देखिएगा बड़ा सिंपल सा बेटा, क्या, इफ m1 इक्वल टू m2 और इसे हम m मान लेते हैं, लेट हमने m1 m2 मासेस को सेम मान लिया, यानी कि टू मासेस गोइंग टू कोलाइड, दे आर ऑफ सेम मास, उनका सेम मास है। और एक और चीज है जो ध्यान रखना, u2 इक्वल टू 0, यानी कि जो सेकंड मास था वो टक्कर से पहले जो था वो क्या था, रेस्ट में था। तो हमने ये तीन कंडीशन, ये दो कंडीशन समझो मानी, मासेस आर इक्वल एंड द इनिशियली द सेकंड मास वाज एट रेस्ट। क्लियर। अगर ये चीजें हम यहां पर और यहां पर और यहां पर रखें, देयरफॉर देखिएगा इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, यहां देखो m लिख दें, m यहां लिख दें, m यहां लिखें, तो क्या आएगा, mu1 m1 को भी m लिखेंगे, mv1 cos थीटा 1 प्लस mv2 cos थीटा 2, m कॉमन लेके कैंसिल करिए, तो बेटा अगर गौर से देखो तो ये इक्वेशन ये आ गई, वो क्या आ गई, u1 इक्वल टू v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2। अब इसको कोई इक्वेशन आप दे दीजिए, 4 ही मान लेता हूं, ये आया। सेम यहां पर भी बेटा m2 m1 और m2 को सेम रखिएगा, तो इक्वेशन 2, देखें बेटा इसमें क्या था, ये 1 में था तो 2 में, m इसे रखिए, m इसे रखिए, m इसे रखिए, m, लेकिन u2 भी 0 है, तो यानी ये भी 0 आएगा, इंटू 0 इक्वल टू m v1 साइन थीटा 1 माइनस m v2 साइन थीटा 2। देखो इधर m एक तरह से है ना कि m को कॉमन लिया, इधर लाके डिवाइड किया, ओवरऑल ये m गायब हो गया यहाँ पर। हालांकि इससे कैंसिल करने का मतलब नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये दोनों m जो है कॉमन लेके इधर आके डिवाइड होंगे, और जब 0 में इनका डिवीजन होगा तो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा क्या, 0 इक्वल टू v1 माइनस v2 साइन थीटा 2, ये क्वेश्चन 5। क्लियर। इसमें भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, एंड इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, देखिएगा m प्लस m, u2 0 है, इसे लिख देना 0 स्क्वायर, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये m है, ये m है, कॉमन निकाल के आपने इसे साफ कर दिया, तो ये आ जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इक्वेशन 6 आया। तो जब हमने बेटा इस कंडीशन को इन तीनों इक्वेशन में अप्लाई किया, हमें ये आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाइड हो गया। ये आपको इतना समझ में आ गया। अब इन इक्वेशन का कोई इस्तेमाल फिलहाल नहीं है, हटा लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन 4 और 5 को क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 4 और 5 को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 4 एंड 5, 4 और 5 को स्क्वायर ऐड करते हैं, तो आएगा u1 स्क्वायर। आप देखिएगा बेटा इसका और इसका स्क्वायर करेंगे, चलो एक बार लिख लेते हैं पूरा, v1 cos थीटा 1 प्लस v2 cos थीटा 2 का होल स्क्वायर, v1 साइन थीटा 1 माइनस v2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर, ये करते हैं। तो देखो आ जाएगा u1 स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सिंप्लीफाई करिएगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। बेटा ये जो वैल्यू आई है वो इसकी आई। अब आगे अगर प्लस इसको ओपन करें ब्रैकेट ये, तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस 2v1 v2 साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। यार अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पर देखो v1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 और v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1, इसमें v1 स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकाल लें तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 1 आ जाएगा, ठीक है।
v2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2, v2 स्क्वायर को कॉमन निकाल ले तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा 2, फिर 1 आ जाएगा, यानी यहाँ v2 स्क्वायर है। ये और ये टर्म सिंप्लीफाई हो गए, ये हो गए। अब आप इनमें देखो तो प्लस 2v1 v2 कॉमन ले लें तो यहाँ बचेगा cos थीटा 1 cos थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, इतना है। ठीक है बेटा, इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। अब आगे देखिए, इसमें आ जाते हैं। अब आप देखिए ये लेफ्ट में तो u1 स्क्वायर ही है, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। या एक इक्वेशन बेटा यहाँ पर जो हमने इक्वेशन नंबर 6 लिखी थी, आप जरा उसको चेक करो, इक्वेशन 6 को चेक करो। देखो इक्वेशन 6 ये थी u1 स्क्वायर इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये इक्वेशन 6 थी। तो मेरा मतलब है u1 स्क्वायर और v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सेम है। देखो ये वैल्यू सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने ये वैल्यू यहाँ रखी, ये दोनों टर्म यहाँ कैंसिल होंगे, आगे बचेगा 2 v1 v2। तुम्हें एक फार्मूला याद होगा बेटा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b जो होता है ये cos a माइनस b का फार्मूला होता है। a मतलब यहाँ पर थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये इक्वल टू, अब देखें तो इक्वल का साइन यही है, ये आएगा। अब आपके मन में आया कि यहाँ क्या फार्मूला लगाया, तो जरा देखिएगा यहाँ पर बेटा, इस जगह पर इस जगह पर हमने ये फार्मूला लगाया है cos a cos b। देखो cos a cos b जैसा है, माइनस साइन a साइन b इक्वल टू cos a माइनस b, ये फार्मूला हमने यहाँ लगाया। ठीक, तो अब आप देखो ये पोर्शन लेफ्ट में लिख लेते, यहाँ तो 0 बचा है, तो देयरफॉर आया 2v1 v2 cos थीटा 1 माइनस, नहीं ये मिस्टेक हुआ बेटा, यहाँ पर cos थीटा 1 cos थीटा 2 है, ये माइनस साइन है तो यहाँ प्लस आता है। ठीक है बेटा, देखिएगा ये मिस्टेक ना होने पाए, इस फार्मूले को आपको याद करना है। यहाँ पर माइनस है तो बेटा ये माइनस है तो यहाँ प्लस आता है, ये प्लस रहेगा। ठीक है, ये करेक्शन करिए, प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0 आया, इसका मतलब cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0। तुम्हें पता है 0 वैल्यू cos की 90 डिग्री के लिए होती है, यानी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो अगर हम इस जगह पे करें cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 cos 90, क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे याद कर लो, कहीं पर आए तो डायरेक्ट अप्लाई करो। ये क्या बताता है कि दो बॉडीज उनके अगर मास सेम हो, मास सेम हो, यानी ये भी m मास का ये भी m मास का है, दोनों में अगर ऑब्लिक कोलिजन हो, तिरछा 2D में कोलिजन हो, और सेकेंड वाली बॉडी इनिशियली रेस्ट में हो, तो कोलिजन के बाद m1 जिधर जाएगा और m2 जिधर जाएगा, कोलिजन के बाद ये m2 आएगा। इनके बीच में ये एंगल हमने थीटा 1 लिया था, थीटा 2, इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 90 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब दो आइडेंटिकल बॉडीज जिनमें से सेकेंड बॉडी इनिशियली रेस्ट में थी ऑब्लिक कोलिजन यानी 2 डायमेंशनल कोलिजन करते हैं, तो स्कैटरिंग एंगल बेटा इसके बीच का जो टोटल एंगल है इसे हम स्कैटरिंग एंगल कह सकते हैं, इज 90 डिग्री। ये अगर याद कर लोगे तो काम करेगा, सवाल में सीधे आंसर लेके आप निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 ये है, ये मैंने आपको बताया। तो अब इसका मैं स्टेटमेंट बना दूं तो क्या आता है, देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, व्हेन टू identical bodies collide in elastic, collide elastically कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, elastically in 2-dimensional collision, dimensional collision such that second body
was initially at rest, then after collision scattering angle is 90 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इसे याद कर लो, इसके बड़े फायदे हैं बेटा, इसे नोट कर लो जल्दी से। हम इसमें से इस बेटा ऑब्लिक कोलिजन पे हम क्वेश्चंस भी ले सकते हैं यहाँ पर, राइट बेटा, आप इसे कर लो।